बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप यू आर वेल। सो जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि कमिंग संडे में आप लोग का जो है मैंने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री से जो है कौन सा चैप्टर रखा है। कम्युनिटी पेज पे तो मैंने इन्फॉर्मेशन डाल दी थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर से मैंने आपका जो चैप्टर रखा है वो है एटॉमिक, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये वाला चैप्टर है और ये इसका इंशाल्लाह ये मैं 3 लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगी। बता इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और क्वांटम नंबर्स जो है वो, ठीक है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट है, बाकी भी मुझे करवाने हैं, लेकिन जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो 2 टॉपिक है इसमें, ठीक है। और फिज़िक्स में मैंने जो रखा है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में वो मैंने रखा है आपका फोर्स एंड मोशन, ठीक है, फोर्स एंड मोशन, ठीक है। सो डिफरेंट कॉलेजेस की जब मैं विज़िट कर रही थी और स्कूल्स के, तो इस वजह से मुझे लेट हो गया और एक नेट प्रॉब्लम भी काफ़ी रहा, ठीक है, पिछले दिनों। तो इंशाल्लाह ये मैं आज करवा दूँगी एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये वाला जो चैप्टर है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, ठीक है। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ये हमारा दूसरा संडे टेस्ट है, सेकंड चैप्टर है, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। इंशाल्लाह ये वाला चैप्टर मैं आज कंप्लीट करवा दूँगी, सारे लेक्चर दे दूँगी, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कल और थर्सडे है, थर्सडे और फ्राइडे जो है मैं आपको फोर्स एंड मोशन कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है। और लेक्चर जो मैं डेली टू डेली अपलोड करती हूँ, ठीक है, और लिंक जो है मैं आपको आपकी कम्युनिटी जो बनी है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसमें जो मैं शेयर करती हूँ, तो वो मैं क्यों शेयर करती हूँ, वो मैं इस वजह से ताकि आप लोग को अपडेट मिल सके कि भाई हाँ लेक्चर अपलोड हो गया, अब जाके हमें लेक्चर देख लेना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि हर लेक्चर में क्या होता है, हर लेक्चर में जो है ना हर टॉपिक जो भी मैं पढ़ाती हूँ ना उसके मैं क्या देती हूँ, उसका होमवर्क देती हूँ। और डायरेक्ट होमवर्क नहीं पकड़ा देती, मैं पहले कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करवाती हूँ, ठीक है। सो बहुत अच्छा प्रोसेस है हमारा जो चल रहा है, ठीक है। सो अगर आप लोग अपना सिंसियर हो जाए तो आपसे मेडिकल की सीट जो है ना वो कोई भी लेके नहीं जा सकता। अगर आप लोग ये मेरी इंस्ट्रक्शन और ये लेक्चर और होमवर्क पे पूरा फोकस कर लेना तो ये सीट आपसे कोई भी नहीं लेके जा सकता, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने लर्निंग ऑब्जेक्टिव निकाल ली है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है मैं निकाल ली है, क्या है आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, डिस्क्राइब करेंगे डिस्कवरी एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, मतलब किस तरह से जो है डिस्कवरी हुई और क्या प्रॉपर्टीज है प्रोटॉन की, ठीक है। अच्छा प्रोटॉन क्या है, द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये देखेंगे कि क्यों कहते हैं कि ये द यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, कॉन्सेप्ट देखेंगे किसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू काउंटर नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस तरह से मैंने बताया था कि स्टोइचियोमेट्री या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे मैंने कहा था कि 3 से 4 या 5 एमसीक्यूज हर साल आते हैं। इस तरह से मैं कह रही हूँ कि इस एटॉमिक स्ट्रक्चर से जो है ना 3 से 4 एमसीक्यूज तो आते ही आते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आते हैं ना वो क्वांटम नंबर से आते हैं ज़्यादातर, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, ठीक है। और टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है, मीन क्वांटम नंबर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम ये आज स्टार्ट करते हैं, हमारी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज के लेक्चर के, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपको अगर इंट्रोडक्शन बताऊं तो हमारा ये चैप्टर जो है वो क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो सबसे पहले तो आपको एटम्स के बारे में पता होना चाहिए ना, एटम्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो एटम जो है वो एटम आर कंपोज ऑफ सेवरल फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब आपको पता है कि मैटर जो है वो क्या होता है, जो मैटर होता है वो किससे बना होता है, ये मैटर है, ठीक है, ये मैटर है। अब ये मैटर किससे बना है, ये डिफरेंट जो है ना एटम से मिलके बना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मैटर इज कंपोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि एटम जो है वो एक फंडामेंटल पार्टिकल्स के तौर पे मैटर में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा मॉडर्न थ्योरी जो है वो प्रूव की जाती है कि एटम जो है वो बना होता है कितने, अबाउट 100 पार्टिकल आउट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब जैसे मैंने कहा कि मैटर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मतलब मैटर जो है बेसिकली जो फॉर्म होता है वो उसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स से मिलके जो मैटर फॉर्म हुआ होता है ना वो बेसिकली क्या होते हैं, मैंने कहा कि मैटर जो होता है ना उसमें जो फंडामेंटल पार्टिकल्स एक मैटर है, अभी फंडामेंटल पार्टिकल से मिल के बना है जो कि क्या है, एटम्स है। अब एटम्स में कह रही हूँ कि एटम जो है वो क्या है, उसमें 100 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है,
100 पार्टिकल से। अब हम कह रहे हैं कि एटम खुद जो है वो बना होता है कितने पार्टिकल से, 100 पार्टिकल से, ठीक है। अब 100 पार्टिकल्स में जिनके बारे में हम जानते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मतलब हम सिर्फ तीन जो है ना उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। मतलब 100 आउट ऑफ विच इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, इनके बारे में हम जानते हैं। बाकी जो है उनके बारे में ना ही वो इतने इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों के बारे में हम किस तरह से जाने, कौन सी डिस्कवरीज हुई, ये सब कुछ देखना है हमने, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और इसकी ये मैं कह रही हूँ जैसे 100 ये एटम जो है ये 100 पार्टिकल से मिलके बना है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट मतलब जो हर टाइम एग्जिस्ट जो करते हैं और जो इम्पोर्टेंट है वो ये 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और इन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है। तो ये बात याद रखनी है, जिस तरह से मैंने बताया कि मैटर जो है वो जो है फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है, और फंडामेंटल पार्टिकल जो है क्या होते हैं, वो एटम्स होते हैं, ठीक है। और एटम्स खुद 100, उसमें वो कहते हैं कि एटम्स खुद 100 पार्टिकल्स से मिलके जो है वो बना होता है, जिसमें जो इंपॉर्टेंट और जो हर टाइम एग्जिस्ट करते हैं पार्टिकल, वो 3 तरह के पार्टिकल होते हैं। कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो ये सब प्रूव हुआ है, ये हम खुद से नहीं कह रहे। अच्छा, ये तो हो गया। अब मैं कह रही हूँ कि ये आपको एटम का पता चल गया, फिर आपने देखा कि मैटर एटम से मिलके बना है, फिर एटम खुद 100 पार्टिकल, फिर उसमें जो इंपॉर्टेंट और जो हर टाइम एग्जिस्ट करते हैं वो 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बेसिकली अब आपने इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब मैं बता रही हूँ कि जे थॉमसन जो थे ना, उसने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था किसके बारे में, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताया किसके बारे में आइडेंटिफाई किया था, इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो ये आ सकता है एमसीक्यूज के, इलेक्ट्रॉन के बारे में जो है सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया था। तो आप लोगों ने क्या किस पे टिक करना है, जे थॉमसन पे। और इन कैथोड रे ट्यूब किस तरह से इन्होंने आइडेंटिफाई किया था, कैथोड रे ट्यूब, ठीक है, 1887। कैथोड रे ट्यूब तो पढ़ा होगा ना, कैथोड रे ट्यूब नहीं पढ़ा तो मैं आपको रिवाइज कर दूंगी, ठीक है। तो कैथोड रे ट्यूब की मदद से इसने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया कि भाई एक पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो जे थॉमसन ने बताया था, ठीक है। एटम का एक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन जो था, जो तीन वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो कि मैं कह रही थी कि एटम्स 100 आउट ऑफ जो 3 पार्टिकल है वो क्या है, वो हर टाइम होते हैं इंपॉर्टेंट है। तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो किसने फर्स्ट आइडेंटिफाइड किया था, जे थॉमसन में। ये याद रखना है किसके, कैथोड रे ट्यूब की मदद से, 1887 याद रख ली तो ठीक है। अच्छा, मैनी अदर साइंटिस्ट जैसे फेराडे हो गया, विलियम क्रूक्स हो गया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ गैस। मतलब इन्होंने ये जो फेराडे है और विलियम क्रूक्स है, इन्होंने जस्ट किसके बारे में स्टडी किया था कि भाई किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पास करती है गैस से, ठीक है। मतलब एक गैस है और जब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है तो क्या इफेक्ट होगा उसका। तो उस इफेक्ट को जो स्टडी किया था वो किसने किया था, वो फेराडे ने और विलियम क्रूक्स ने किया था, ठीक है। मतलब ये एक गैस है, ठीक है, ये क्या है, एक गैस है। अब इससे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पास की जा रही है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड जब इससे पास होगी, ठीक है, इस गैस से, तो भाई क्या इफेक्ट होगा इस गैस पर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के गुजरने का। तो वो जो इफेक्ट था ना, वो किसने स्टडी किया था, वो जो इफेक्ट था वो हमारे विलियम क्रूक्स भाई और फेराडे भाई ने जो है ये इफेक्ट स्टडी किया था, ठीक है। सो ये कुछ एमसीक्यूज पॉइंट है जो कि मुझे आपको बताने हैं, ठीक है। और ये आपको पता भी है, ये बिल्कुल बेसिक है। कोचिंग में तो ये जस्ट रीड आउट ही करवा दिया जाता है, बहुत उसमें ये छुड़वा भी दिया जाता है। सिर्फ कॉन्टेंट नंबर बढ़ा दे देते हैं, इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो बस इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ा के फारिग करें। और जब इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं इसमें से, तो फिर आप जो है ना फिर फंस जाते हैं, जबकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है। अच्छा, जे थॉमसन ने जिस तरह से आपने देखा कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, और किसके थ्रू, डिस्चार्ज ट्यूब की मदद से। जो एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, तो उसके थ्रू जो फर्स्ट आइडेंटिफाई किया था इलेक्ट्रॉन, किसने किया था, जल्दी से कमेंट करें, जे थॉमसन ने, ठीक है। तो इस और यही बात याद रखनी है। और दूसरा, अगर पूछा जाए एमसीक्यूज में कि भाई इस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया था, तो फिर क्या कहेंगे, फिर बच्चे जो है उनके दिमाग में तो ये होगा कि यार जे थॉमसन ने डिस्कवर किया है, मेन आइडेंटिफाई किया है बाय द हेल्प ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, तो नाम भी इसी ने दिया होगा। तो बच्चे बेवकूफ़ी करते हैं और जे थॉमसन लगा के आ जाते हैं। नहीं बेटा, नाम जो था वो स्टोनी ने दिया था। तो ये आप लोग याद रख लें कि जो नाम दिया था इलेक्ट्रॉन, ये जो पार्टिकल जो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, जिस पे उसने कहा था कि भाई नेगेटिव चार्ज है, और डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बदौलत ही इसने दरियाफ्त किया था ना जे थॉमसन ने।
तो ये तो ठीक है, अगर एमसीक्यूज आया कि किसने दरियाफ्त किया था, किसने फर्स्ट आइडेंटिफाई, तो जे थॉमसन। लेकिन अगर ये आया कि इस पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया किसने था, तो स्टोनी ने दिया था। किसने दिया था? स्टोनी ने। ये सारे पॉइंट लिख ले, बार बार मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, नहीं आती थी तो गिल्टी होने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम गिल्ट, अपने आप को गिल्ट फील करवाने के लिए नहीं बैठे। नहीं आती, भूल गए ना आप लोग, लेकिन अभी तो मैंने याद दिला दी। और जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ कि इस तरह से आ सकता है, उस तरह से एमसीक्यू आ सकता है, ताकि वो आप लोग का इंटरेस्ट पैदा हो। तो काइंडली आप लोग हर चीज़ में जो एमसीक्यू एक दफ़ा गलत हो जाए तो आप लोग गिल्ट में बैठ जाते हैं, यार हमसे नहीं हो रहा। प्रैक्टिस करें, जितनी गलती होगी उतनी आप में परफेक्शन आएगी। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने, ठीक है। गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर किया था, मतलब सबसे पहले, ठीक है। प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, लेकिन जो प्रोटॉन का नाम था वो रदरफोर्ड ने दिया था। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का नाम स्टोनी ने दिया था, इस तरह से प्रोटॉन जो पार्टिकल था जिस पे पॉजिटिव चार्ज था, जिसको डिस्कवर किया था किसने? गोल्डस्टीन ने, ठीक है। अगर आया कि वो पार्टिकल जिसपे पॉजिटिव चार्ज था वो किसने डिस्कवर किया, तो आपने गोल्डस्टीन लिखना है, ठीक है। अगर प्रोटॉन आ गया तो जाहिर सी बात प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, ठीक है। और जब यह आया कि इस पार्टिकल को प्रोटॉन का नाम दिया किसने था, तो वो रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि अगर आया कि भाई इलेक्ट्रॉन का नाम दिया किसने था, तो स्टोनी ने दिया था, और दरियाफ्त जे थॉमसन ने किया था। इस तरह से प्रोटॉन को दरियाफ्त गोल्डस्टीन ने किया था, लेकिन नाम जो है प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन पार्टिकल को जो नाम दिया है प्रोटॉन का, वो रदरफोर्ड ने दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बता रही हूँ, ये अभी मैंने बता दिए ना, और मुझे लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट जो कि मेरी अकेडमी से नहीं पढ़ रहे होंगे वो लोग शायद मिस्टेक भी कर ले, लेकिन आप लोग नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कंपैरिजन के थ्रू, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, उसके बाद न्यूट्रॉन की बारी आती है। न्यूट्रॉन जो है ना, वो सबसे लास्ट में डिस्कवर हुआ था, और वो डिस्कवर किया था चैडविक ने, ठीक है। जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया था 1932 में, और ये एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हुआ था। जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी ना, ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू जो है न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई न्यूट्रॉन जो है ना, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक। ये तो आप लोग याद कर लेंगे, लेकिन ये भी पूछ सकते हैं कि किसके थ्रू डिस्कवर किया था, तो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू डिस्कवर किया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को किसके थ्रू? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और ये प्रोटॉन के बारे में भी आप पढ़ेंगे कि भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हुआ था। किस तरह से हुआ था अभी आगे मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अच्छा, और ये सारी चीज़ें याद रख लीजिएगा। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, देखिए आपको अब सबसे पहले हम पॉजिटिव रे देखेंगे। पॉजिटिव रे को केनाल रेज भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कवरी प्रोटॉन देखेंगे। ये देखिए, ये आपको क्या नजर आ रही है? जो सामने पिक्चर है डिस्चार्ज ट्यूब नजर आ रही है ना, बिल्कुल। तो ये डिस्चार्ज ट्यूब ही है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से मैंने कहा कि डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट के थ्रू जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी। लेकिन वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो भी डिस्चार्ज ट्यूब की थ्रू ही हुई थी, लेकिन उसमें डिस्चार्ज ट्यूब में बस एक मॉडिफिकेशन के थ्रू हुई थी। वो मॉडिफिकेशन क्या थी? वो मॉडिफिकेशन ये थी कि जो डिस्चार्ज, पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन को बता देती हूँ, ठीक है। फिर मॉडिफिकेशन का ये बताऊंगी, कि फिर बाद में बताऊंगी मॉडिफिकेशन का, वरना फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखिए, ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। ये क्या है? ये एक मेटल की प्लेट है, ये दूसरी मेटल की प्लेट है, ठीक है। और इन दोनों को जो है हाई वोल्टेज से क्या कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया गया? ये जो ये राइट साइड वाली प्लेट है, ये वाली, ठीक है। इसको अभी मैं छुपा देती हूँ, ठीक है। राइट साइड में जो प्लेट है वो क्या है? वो नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव मतलब कैथोड है। और जो लेफ्ट साइड पे है वो क्या है? वो पॉजिटिव है, मतलब एनोड है, ठीक है। कैथोड एनोड, कैथोड नेगेटिव प्लेट है और एनोड क्या है? पॉजिटिव प्लेट है। अब क्या हुआ कि और इनको जो है हाई वोल्टेज से जोड़ दिया गया। अब क्या हो रहा है कि जो रेज है, ठीक है, वो जा रही है कैथोड टू एनोड, ठीक है। कैथोड टू एनोड जो है वो क्या जा रही है? रेज जा रही है, ठीक है, जिसे हम कैथोड रेज कहते हैं, ठीक है, ठीक है। कैथोड रे, ठीक है। तो कैथोड रे जो जा रही है कैथोड टू एनोड, ठीक है, और जब जा रही है तो पीछे एनोड की तरफ ना, एनोड के पीछे
एक जो है ना एक चमक नज़र आती है साइंटिस्ट को, एक ग्लो नज़र आता है, यहाँ पे ना एक ग्लो नज़र आता है इस एनोड प्लेट के पीछे, ठीक है, इस पॉजिटिव मेटल के पीछे जिसे हम एनोड कह रहे हैं, ठीक है, इसके पीछे एक ग्लो नज़र आता है। तो इसको फिर साइंटिस्ट के जो जे थॉमसन ने कहा कि भाई ये जो है ये हमारी कैथोड रे है, जिसे है इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, ये जो पार्टिकल स्ट्राइक हो रहे हैं, ठीक है, पीछे, और वहाँ पे एक ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये क्या है, बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो वो इस तरह से कैथोड रे की डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। लेकिन पॉजिटिव रे में किस तरह से हुआ, अब मैं आपको इसको हाइड से हटा देती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि पॉजिटिव रे में हमने सेम ही डिस्चार्ज ट्यूब ली। सॉरी, अजान हो रही थी। सो देखिए, मैंने आपको कैथोड रे का बता दिया, लेकिन मैंने वो गैस का आपको नहीं बताया। तो देखिए, ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ एनोड रेज मीन पॉजिटिव रे का बताया, लेकिन मैंने जैसे कहा कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हमारी कैथोड रे और पॉजिटिव रे दोनों डिस्कवर हुई थी। लेकिन कैथोड रे में जो कैथोड यूज़ किया गया था, एनोड रे में जो कैथोड यूज़ किया गया था वो परफोरेटेड कैथोड था, ठीक है, ये मॉडिफिकेशन थी। तो पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन के लिए समझा देती हूँ, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से जे थॉमसन ने की। उसके बाद फिर मैं पॉजिटिव रे का बताऊंगी। तो जिस तरह से मैंने पहले बताया, लेकिन एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी वो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। देखिए, हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। अब इसके थ्रू एक्सपेरिमेंट हुआ था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का बाय जे थॉमसन। अच्छा, अब क्या हुआ कि उन्होंने एक प्लेट ली कैथोड की, एक एनोड की ली। कैथोड जो कि नेगेटिव चार्ज थी प्लेट पे, और पॉजिटिव चार्ज एनोड पे थी, ठीक है। राइट साइड कैथोड रखा, लेफ्ट साइड एनोड रखा, जिस तरह से पिक्चर में आपको शो भी हो रहा है। मैं आपको इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का बता रही हूँ, जिसमें परफोरेटेड कैथोड नहीं थी। परफोरेटेड कैथोड हम किस में यूज़ करते हैं, एनोड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने परफोरेटेड कैथोड को हाइड कर दिया है, क्योंकि परफोरेटेड कैथोड तो हम एनोड के, ये मैं आपको इलेक्ट्रॉन का बता रही हूँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जे थॉमसन ने जो कैथोड ली थी वो परफोरेटेड नहीं थी। ये बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज आता है कि परफोरेटेड कैथोड किसकी डिस्कवरी में यूज हुआ था, तो वो हुआ था पॉजिटिव रे में बाय गोल्डस्टाइन, ठीक है, गोल्डस्टाइन। ये परफोरेट कैथोड जे थॉमसन ने नहीं लिया था। तो अभी जो परफोरेशन है ना, इसको आप भूल जाए। जो परफोरेशन नजर आ रही है ना कैथोड में, ये नहीं, इलेक्ट्रॉन में नहीं थी, ये पूरी एक प्लेट थी, ठीक है, जो कि नेगेटिव थी। अब क्या हुआ, ये नेगेटिव प्लेट है जिसे हम कैथोड कहते हैं, और ये पॉजिटिव, इन दोनों को हाई वोल्टेज से जोड़ दिया। और यहाँ पे आपको एक वैक्यूम पंप नजर आ रहा है। ये वैक्यूम पंप किस लिए है, ये वैक्यूम पंप है कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस है, ठीक है, उसको क्या कर दिया जाए, उसको आउट कर दिया जाए, ठीक है, पंप के थ्रू उसको बाहर जो है मतलब ट्यूब से बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है। क्यों क्यों ये गैस को जो है बाहर निकाल रहे हैं ट्यूब से, क्या वजह है, क्योंकि यार गैसेस क्या है, गैसेस नहीं पता आपको कि गैस क्या है, गैस तो नॉन मेटल है, और नॉन मेटल क्या है, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इस वजह से हम गैसेस को जो है प्रेशर लगा के पंप के थ्रू जो है ना उसको बाहर निकालते हैं, ताकि जो, क्योंकि हमें पता है कि गैसेस नॉन मेटल होती हैं, और नॉन मेटल क्या होते हैं, बेड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। जब हम गैस को निकाल लेंगे और हम थोड़ी सी गैस रहने देंगे ट्यूब के अंदर, कितनी गैस होगी, वो 0.01 टॉर उसका क्या होगा, प्रेशर होगा, इतनी गैस हम सिर्फ रहने देंगे। ये भी एमसीक्यूज में आता है कि ट्यूब के अंदर कितनी गैस रिमेनिंग रहती है, वो होती है 0.01 टॉर, जो कि बहुत कम मिकदार में होती है, ठीक है। बाकी हम सारी इस पंप के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। और क्यों निकालते हैं आपको पता है, गैसेज आर नॉन मेटल, ठीक है। सो गैसेज आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब हमने गैस को भी निकाल लिया, थोड़ी सी गैस को छोड़ दिया, कुछ 0.01 टॉर है, कैथोड प्लेट है, एनोड प्लेट लगा दी। अब क्या हुआ कि जब हमने उसको हाई वोल्टेज से कैथोड और एनोड को जोड़ा, तो क्या हुआ कि कैथोड से क्या हुई, रेस, अभी ये जो एरो है ना, ये उस तरफ क्यों जा रहा है, क्योंकि ये एनोड रे के लिए थी ये डायग्राम, ठीक है। मैं कैथोड रे के लिए बता रही हूँ, तो ये एरो जो है आप इस तरफ बना लें, ठीक है। कैथोड रे का मैं बता रही हूँ। तो क्या हुआ कि जो रेस थी वो कैथोड से कहाँ किस तरफ जाना स्टार्ट हो गई, एनोड की तरफ, ठीक है। और जब ये जा रही थी तो रास्ते में क्या किया, रास्ते में जो हमारे पास गैस थी, अब देखिए गैस भी गैस के कौन कौन सी शक्ल में, गैस जो है वो हाइड्रोजन भी होती है, नाइट्रोजन भी हो सकती है, ऑक्सीजन भी हो सकती है इस ट्यूब के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, तो हाइड्रोजन है यहाँ पे गैस, ठीक है। अगर मैं कलर चेंज करूँ
ठीक है। यहाँ पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। तो जब ये रेज कैथोड से एनोड की तरफ जा रही होगी तो क्या होगी, इस हाइड्रोजन से टकराएगी। जब इससे टकराएगी तो ये हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस, और इसका जो एक ही इलेक्ट्रॉन था वो बाहर निकल, मतलब इससे इजेक्ट कर देगा। वो जो रेज होंगी वो क्या करेंगी, जो भी गैस ट्यूब के अंदर होंगी उनके एटम से टकराएगी वो रेस, और टकराने पे क्या होगा कि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव बना देगी और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इजेक्ट कर देगा। मतलब कि वो रेस जो है, जो भी गैस के एटम्स होंगे ना, तो वो जो रेस जिस भी गैस के एटम से टकराएगी उससे इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगी, इजेक्ट आउट कर देगी। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि एनोड कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट होंगे और पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाना स्टार्ट होंगे। और पॉजिटिव प्लेट के पीछे क्या होगी, एक फ्लोरेसेंस, एक ग्लो, एक चमक आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये दिख रही है, यहाँ पे एक चमक प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे कि भाई ये जो है हमारी इलेक्ट्रॉन, ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है जाहिर सी बात है पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो कौन से पार्टिकल होंगे, ये जाहिर सी बात है। ये क्यों कहा कि इस पे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो रहे थे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से इनको कहा कि ये क्या है, ये हमारी इलेक्ट्रॉन, ये वो पार्टिकल है जिस पे नेगेटिव चार्ज है। फिर बाद में स्टोनी ने इसको इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ठीक है, सो इस तरह से ये पूरी डिस्कवरी थी। अब हम उसका बताते हैं, किसका, एनोड रे का। एनोड रे या पॉजिटिव रे के लिए भी ऐसी ही डिस्चार्ज ट्यूब यूज की गई। ठीक है, लेकिन क्या किया गया कि जो कैथोड थी ना उसको लिए गई परफोरेट कैथोड, जबकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में जे थॉमसन ने सिंपल कैथोड की प्लेट ली थी। लेकिन ये याद रखना कि एनोड रे, पॉजिटिव रे, कैनाल रे स्केल है, इसके लिए परफोरेटेड कैथोड यूज की जाती है। एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है, परफोरेट कैथोड ली और एनोड ली। ठीक है, अब उनको हाई वोल्टेज से जोड़ दिया गया। ठीक है, और सेम वैक्यूम पंप के जरिए जो है हाँ गैस का प्रेशर कम किया गया इनसाइड दी ट्यूब। ठीक है, और थोड़ा सा रिमेनिंग रखा गया जो कि 0.01 टोर है। सेम प्रोसेस हुआ है, बस फर्क है परफोरेटेड कैथोड का। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो रेज आ रही होंगी वो अब इसमें जिस तरह मैंने कहा कि कोई भी गैस होती, कोई भी गैस हो सकती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है फॉर एग्जांपल। ठीक है, हाइड्रोजन गैस एट लो प्रेशर, क्योंकि प्रेशर देखिए कितना कम हो गया है ना, क्योंकि सारी गैस हमने निकाली, इतना सा रिमेनिंग रहता है 0.01 टॉल। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो रेज है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। ठीक है, और ये हमें किस तरह से महसूस, किस तरह से हम कह रहे हैं कि रेज जो है पॉजिटिव से नेगेटिव, जैसे हमने पहले कहा, तो वो किस तरह से, क्योंकि फ्लोरेसेंस जो है पहले वाले एक्सपेरिमेंट में जब हमने देखा था इलेक्ट्रॉन में, तो उसमें जो फ्लोरेसेंस थी वो किसके पीछे थी, कौन सी प्लेट के पीछे थी, वो प्लेट के पीछे, एनोड के पीछे थी। यही देखा था ना, तो उसके लिए हमने कहा था कि भाई ये वो पार्टिकल है जिसपे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहे पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, वो कैथोड में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे हमने एनोड में क्या देखा कि यहाँ पे जो फ्लोरेसेंस है ना वो कैथोड के पीछे प्रोड्यूस हो रही थी। तो हमने कहा कि यार ये कैथोड के पीछे प्रोड्यूस हो रही, मतलब ये वो पार्टिकल है जिनपे पॉजिटिव चार्ज है, जिनपे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, जिन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो इसको फिर बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन का। किसने आगे दिया था, रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चला कि यार ये हमें क्या दिखाई दे रही कि रेस किस प्लेट से किस तरफ जा रही है। नहीं, हमने फ्लोरेसेंस देखा, हमने इसमें देखा कि जो परफोरेट कैथोड है उसके पीछे जो है ना फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, और फ्लोरेसेंस किस तरह से, कौन सी प्लेट है, यहाँ पे कौन सी कोटिंग हुई है, यहाँ पे कोटिंग हुई है जिंक सल्फाइड की कोटिंग। जो व्हाइट बल्ब्स होते हैं ना हमारे घरों में, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई होती है, इस वजह से वो व्हाइट व्हाइट दिख रहे होते हैं और वो रोशनी भी बिल्कुल व्हाइट वाली देते हैं। तो वो क्यों, वो जिंक सल्फाइड की कोटिंग की वजह से। तो इस तरह से जब हमें यहाँ पे दिख नहीं रहा कि रेस किस तरफ से किस तरफ जा रही है, लेकिन फ्लोरेसेंस से हमने अंदाजा लगाया कि यार जो चमक है, फ्लोरेसेंस है, वो परफोरेट कैथोड के पीछे है, मीन इन पार्टिकल पे, क्योंकि परफोरेट कैथोड तो नेगेटिव चार्ज है। तो जब इसके पीछे है तो इसका मतलब ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ है। तो जब अट्रैक्ट होगा तो कौन सा चार्ज होना चाहिए, हमेशा अपोजिट चार्ज ही अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये पार्टिकल है जिनपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और पीछे जो है जो चमक, जो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है वो जिंक सल्फाइड कोटेड से, जिंक सल्फाइड कोटिंग से जो है ना, ये पॉजिटिव पार्टिकल जब टकराते हैं जिंक सल्फाइड कोटिंग से ना, पॉजिटिव पार्टिकल, जब ये जिंक सल्फाइड की कोटिंग है, पॉजिटिव पार्टिकल जब इससे टकराएंगे तो इसमें क्या कर देंगे, इस जिंक सल्फाइड कोटिंग में इसकी जो है ना
एक्साइटेशन कर देंगे, ये एक्साइट हो जाएंगे। जब ये एक्साइट हो जाएंगे तो ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे तो ये डी एक्साइटेशन शो करेंगे। तो इस तरह से एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन के नतीजे में लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, तो ये बात याद रखना कि देखें, जब हमने कैथोड रे के लिए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए देखा था, तो हमने देखा था कि फ्लोरेसेंस एनोड के पीछे प्रोड्यूस हो रही थी। तो सेम वहाँ पे भी जिंक सल्फाइड की कोटिंग हुई थी और उस तरह से फ्लोरेसेंस हो रही थी। और फ्लोरेसेंस किस तरह से प्रोड्यूस हुई, क्योंकि जिंक सल्फाइड कोटिंग, जब वो पार्टिकल जिंक सल्फाइड कोटिंग से टकराए तो उसमें एक्साइटेशन हुई और इस तरह से फिर उसने जो है पार्टिकल रिलीज किए डी एक्साइटेशन के थ्रू, और इस तरह से फिर चमक हमें नजर आना स्टार्ट हो गई। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैंने मिस कर दी वो ये है कि देखें, जब भी रेस, हाँ हम रेस का तो मैंने बता दिया कि यार रेस तो हमें दिख नहीं रही ना, फ्लोरेसेंस से हमने अंदाज़ा लगाया। फ्लोरेसेंस जिस प्लेट के पीछे होगी, अगर एनोड के पीछे होगी तो वो जाहिर सी बात एनोड पॉजिटिव है तो वो पार्टिकल नेगेटिव होंगे। ठीक है, अगर कैथोड के पीछे होगी तो वो पॉजिटिव पार्टिकल होंगे, कैथोड नेगेटिव है। ये बात मैंने समझा दी। और दूसरा मैंने बताया था कि प्रेशर कम होगा, कितना कम करना होगा, 0.01 टॉल रिमेनिंग रखना होगा, बाकी सारा हमने निकाल देना। 0.0 बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, और हम कोई सी भी गैस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हमने हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल किया एट लो प्रेशर। ठीक है, प्रेशर आप देख रही कितना कम हमने कर दिया पंप के थ्रू। ठीक है। अच्छा, जो मैं आपको बता रही हूँ ये कि जैसे कि अभी मैंने बताया, लेकिन थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में क्या देखा कि जो रेस थी ना वो कैथोड टू एनोड जो है ना वो कैथोड टू एनोड आ रही थी। ठीक है, किस में बता रही हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमने ये देखा ना, और किस तरह से हमें पता चला, क्योंकि फ्लोरेसेंस एनोड के पीछे प्रोड्यूस हो रही थी। तो हमने बताया था कि यार यहाँ पे जो है ना, जब हाइड्रोजन गैस होगी तो हाइड्रोजन की जब एटम से ये टकराएगी, ये रे जब हाइड्रोजन के एटम से टकराएंगे तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव में, और किस में, जब हाइड्रोजन पॉजिटिव में और एक इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना ये जाके ट्रांसफर होगा एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव बच जाएगा, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा अपने इस परफोरेटेड कैथोड के थ्रू पीछे। ये परफोरेट कैथोड किस लिए, कि इन परफोरेट कैथोड जो परफोरेशन है ना, इसमें जो पॉजिटिव पार्टिकल पीछे चले जाते हैं। ठीक है, परफोरेटेड कैथोड क्यों बनाई गई है, इसकी भी कोई वजह है ना, ताकि जो पॉजिटिव पार्टिकल है यहाँ से, क्योंकि बहुत थोड़े प्रोड्यूस होते हैं, तो ये परफोरेशन के थ्रू जो है ना पीछे जाके जिंक सल्फाइड कोटिंग को एक्साइट करते हैं। डी एक्साइटेशन के थ्रू जो है वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो इस तरह से गोल्डस्टाइन ने जो है प्रोटॉन पार्टिकल की डिस्कवरी की थी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे जो मैंने शो किया है ना वो यही शो किया है कि ये कोई सी भी गैस है, ये एम जो शो कर रहा है ना, ये एम जो है ये इसको शो कर रहा है कि भाई वो मेटल जो है, वो एटम कोई सा भी हो सकता है, गैस के कोई सा भी एलिमेंट का एटम हो सकता है। लाइक जैसे मैंने कहा कि इसमें नाइट्रोजन भी हो सकती है गैस, ऑक्सीजन भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी हो सकती है, गैसेज है ना ये सब। लेकिन यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने हाइड्रोजन की एग्जाम्पल ली कि भाई इसके अंदर जो है ना हाइड्रोजन वाली गैस है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने हाइड्रोजन का तो आपको बता दिया, लेकिन ये जो एम यहाँ पे शो कर रहा है ना, एम शो कर रहा है कि भाई कोई सी भी गैस होगी उसमें से जो है ना इलेक्ट्रॉन को ये रेज, उसमें से कोई सी भी गैस है। ठीक है, जब भी रेस उस एटम से टकराएगी, उस गैस के एटम एलिमेंट से टकराएगी, तो उसमें से क्या कर देगी, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी। ठीक है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा किसके पास, एनोड के पास, और जो पॉजिटिव पार्टिकल होगा, मीन जो पॉजिटिव रह जाएगा एटम का, मतलब ये एटम था पहले, हाइड्रोजन क्या था, एक एटम था। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में था। ठीक है, या ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल था। अब इसको आयन में कन्वर्ट कर दिया। किसने आयन में कन्वर्ट कर दिया, देखिए ये एक आयनिक फॉर्म बन गई। किस वजह से बनी, जब रेज इससे टकराई, जब ये हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद था और ये रेज इससे टकराई, तो ये हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। इलेक्ट्रॉन तो गया एनोड के पास, और जो हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में था वो गया अपने कैथोड के पास। परफोरेटेड कैथोड से गुजर के पीछे जो है फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस की। ठीक है, जिंक सल्फाइड कोटिंग की मदद से। तो हमने कहा कि ये पॉजिटिव पार्टिकल है। तो अब समझ आया, कि ये एम किसको शो कर रहा है, कोई भी हाइड्रोजन गैस का जो कोई भी हाइड्रोजन गैस हो सकती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन हमने हाइड्रोजन गैस की एग्जांपल ली है। तो वही कह रहे हैं कि हाइड्रोजन पहले जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, उसको आयनिक फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया, किसने कन्वर्ट किया, जब रेज जो है इस हाइड्रोजन से टकराई।
ठीक है। तो ये क्या होगी, एक आयोनिक फॉर्म में आ गई और इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि अपोजिट जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड के पास, और जो पॉजिटिव आयोनिक फॉर्म बनी है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन प्लस होगा। इस तरह से नाइट्रोजन की बात कर रहे होंगे तो नाइट्रोजन के लिए पॉजिटिव होगा। मतलब रेज जब एटम से टकराती है, गैसियस एटम से टकराती है, तो उनको आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और इलेक्ट्रॉन को उनसे क्या कर देती है, एमिट कर देती है। और ठीक है, तो ये काम होता है रेस के टकराने का हाइड्रोजन गैस से या किसी भी गैस से जो कि ट्यूब के अंदर होती है, ठीक है। सो ये सारा प्रोसेस था जो कि मैंने 2-3 दफ़ा एक्सप्लेन किया आपके लिए, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि कोचिंग में इस तरह से समझाया नहीं जाता। वो इसी वजह से नहीं समझाते कि आपने 9 में पढ़ा है, ठीक है, 9 में हमने ही पढ़ा है, लेकिन हाँ, आप लोग उनको क्या पता कि हमें तो हफ्ते का भी अगर हम रिवाइज नहीं करते तो उड़ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, हर तरीके से एमसीक्यूज लेवल से भी बताया कि किस तरह से एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो रेस थी, क्योंकि हम एनोड रेस की भी बात करें और कैथोड परफोरेट कैथोड हम एनोड रेस की प्रोडक्शन में ही यूज़ करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब आपने देखा कि यार जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए यूज़ होता है, वही हमने एनोड की डिस्कवरी के लिए भी डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। लेकिन जो एक मॉडिफिकेशन है वो क्या है, परफोरेट कैथोड की, बात याद रखना, ठीक है। और जो रेस एनोड टू कैथोड जाएगी उसे हम एनोड रे कहेंगे, पॉजिटिव रे, कैनाल रे भी कह सकते हैं। और जो कैथोड से एनोड जाती है वो हमारी कैथोड रे होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए होती है, ठीक है। तो सब कुछ बता दिया। अच्छा, और आपको पता है हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन को इसमें जो है ना, जो प्रेफर किया जाता है ना जिस गैस को, वो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट या इमिट आउट हो जाएगा, ठीक है, जब रेज जो है हाइड्रोजन से टकराएगी, ठीक है, ये जब रेज हाइड्रोजन से टकराएगी, ये रेज है, ठीक है, कैथोड रे के लिए, ठीक है। जब ये कैथोड रे हाइड्रोजन से टकराएगी, तो अब देखिए हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन का ये इस तरह से शो करते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है। तो जब ये कैथोड रे से टकराई और हाइड्रोजन जो है आयनिक फॉर्म और इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन था वो भी अलग हो गया, जब ये निकल गया और एनोड की तरफ गया तो एक प्रोटॉन बचा ना। तो ये ज़्यादा अच्छा है ये वाली गैस को इस्तेमाल करना, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्यों हम कह रहे हैं कि ये वाली गैस, हाइड्रोजन गैस को इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा वो एनोड की तरफ जाएगा तो सिर्फ एक प्रोटॉन ही बच जाएगा ना। तो इस वजह से हमने इसको वो मतलब एक ही प्रोटॉन है तो हम इसको प्रोटॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर वो जो प्रोटॉन होगा वो क्या आ जाएगा, अपने कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और इस तरह से फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए ये भी बात याद रखें कि हम वो गैस यूज़ करेंगे जिसका जो चार्ज टू मास रेशो होगा ना, वो क्या होगा, वो ज़्यादा हो, ठीक है। चार्ज टू मास रेशो जिस भी गैस का ज़्यादा होगा हम वही गैस यूज़ करेंगे। तो हमने देखा कि हाइड्रोजन का चार्ज टू मास रेशो क्या है, ज़्यादा है, तो इस वजह से हम प्रेफर करते हैं कि हाइड्रोजन को यूज़ किया जाए। और दूसरा रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि उसमें क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो जाता है तो एक ही प्रोटॉन बचता है, तो ये ज़्यादा बेटर गैस है यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो दूसरी जो बात बताइए जो कि एमसीक्यूज में पूछी जाती है वो क्या है कि चार्ज टू मास रेशो जिस भी गैस का ज़्यादा होगा वो गैस प्रेफर की जाएगी कि वो यूज़ हो डिस्चार्ज ट्यूब में, ठीक है। और चार्ज टू मास रेशो किस तरह से, देखिए मास जो होता है वो हाइड्रोजन का बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो जब मास कम होगा तो चार्ज टू मास रेशो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मास और डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो जिस भी गैस का मास ज़्यादा होगा उसकी चार्ज टू मास रेशो क्या होगी, कम होगी, क्योंकि मास डी जब जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में अगर ज़्यादा होगी तो वो उसका जो सम का जो आंसर आएगा ना वो हमेशा कम आएगा, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है, मास वाली वैल्यू है, तो मास सबसे कौन सी गैस का कम होता है, हाइड्रोजन का कम होता है। तो इसका मतलब इसकी जो चार्ज टू मास रेशो ओवरऑल अगर हम देखें तो वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये भी चीज़ याद रखनी है। देखिए मैंने सब कुछ बता दिया है, अब मैं जस्ट इसको रीड आउट करूँगी, ठीक है। मैं इतना समझाती हूँ कि मैं खुद भी थक जाती हूँ, और मुझे कहते हैं यार तुम इतना डीप में समझाती हो, थक जाती हो, ऊपर ऊपर से समझाया करो, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। क्या फ़ायदा कि मैं बस भगाऊँ और आपको समझना है, और एक ही सांस में मैं करवा रही होती हूँ। अच्छा, तो मैंने यार सब कुछ बता दिया है, मैं सिर्फ रीड आउट करूँगी, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए वही पॉजिटिव रो कैनाल डिस्कवरी प्रोडक्ट इन डिस्चार्ज टू, आपने देखा कि एटम और मॉलिक्यूल जो है वो लूज़ कर दिया था ना। ये देखिए एटम और मॉलिक्यूल, जिस तरह मैंने कहा कि एटम भी कह लो या मॉलिक्यूल कह लो,
क्योंकि गैस हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, ठीक है, वो लूज़ कर देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन, जिस तरह से हाइड्रोजन ने जो है अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया था, ठीक है, आयन फॉर्म में आ गई थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया था, ठीक है, फॉर्मिंग पॉजिटिव आयन, ठीक है, ये भी बताया था मैंने। टिपिकल एग्जांपल यहाँ पे नियोन गैस की दी है कि भाई नियोन था, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे नियोन गैस यूज़ करेंगे तो नियोन पॉजिटिव आयनिक फॉर्म में आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है एमिट आउट हो जाएगा, ठीक है। सो ये अभी मैंने आपको बताया। द इलेक्ट्रॉन वर कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज बैटरी, जो आपने खुद देखा कि इलेक्ट्रोड जो था, दो इलेक्ट्रोड थे ना, एक कैथोड था, एक एनोड था, ठीक है, परफोरेटेड कैथोड जिसमें परफोरेशन थी, ठीक है, इसको क्या कर दिया था, हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। सो ये तो आपने खुद ही देख लिया। अच्छा, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट वाज पास थ्रू द गैस, अच्छा, जब वो हाई वोल्टेज से कनेक्ट करने का मकसद क्या था, जिस तरह से मैंने कहा कि जब भी हम वो जब हाई वोल्टेज से हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे पास होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, उस गैस से, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैंने क्या कहा था कि गैस है ना, तो जब इसको हमने ये जो जो दो प्लेट थी, जब इसको हमने हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट पास होना स्टार्ट हो जाएगा ना इस गैस से। तो इस गैस से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होगा और रिड्यूस प्रेशर जो कि हमने कितना लिया था 0.01 ऊपर देखा था, ठीक है, तो क्या होगा कि सम रेज जो है वो क्या होंगी, वो प्रोड्यूस करेंगी, सम रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड, ठीक है, कुछ रेज प्रोड्यूस होंगी कहाँ से, कैथोड साइड से, जो कि ट्रेवल करेगी अवे फ्रॉम कैथोड और अवे फ्रॉम कैथोड जा रही होगी, ठीक है। सच रेज आयोनाइज द गैस, और फिर वो क्या करेंगी, वो रेज आयोनाइज कर देंगी गैस को इन द मिडल ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। समझ आ रही ना, सारी बातें मैं कर चुकी होंगी। क्या कह रहे हैं कि भाई वो जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब थी ना, जिसको कैथोड था और एनोड था, जिसको आपने हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। सो अब वो कह रहे हैं कि जब वो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस थी ना और प्रेशर हमने रखा था 0.01, जो पंप की बदौलत हमने कम कर दिया था इतना, ठीक है। तो अब जब ये जो इलेक्ट्रिक करंट जब इससे पास करेगी तो कि वो क्या करेगी है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगी अंडर इस गैस से पास करेगी, जो गैस यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, अंडर रिड्यूस प्रेशर, तो क्या होगी, रेस जो होंगी ना वो प्रोड्यूस होंगी। ये रेस देख रही है, ये रेस प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जब पास हुआ तो रेस प्रोड्यूस हुई कहाँ से, ये कैथोड है, कैथोड से प्रोड्यूस हुई, ठीक है, और किसकी तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट हो गई, एनोड की तरफ, मतलब अवे जा रही है। देखिए कैथोड से क्या जा रही है, अवे जा रही है। सब कुछ मैंने आपको वर्बली ऊपर बता दिया है, ठीक है। एनोड से आपने देखा कि वो दूर जा रही है और दूर जाके जो है बीच में जो गैस के मॉलिक्यूल्स आ रहे थे उसको वो आयनाइज करते हुए जा रही थी। जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, ठीक है, तो रेज जो है वो कैथोड से प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गई, एनोड की तरफ जाना स्टार्ट हो गई, और इन द मिडल ऑफ जो डिस्चार्ज ट्यूब जो है क्या हुआ, उस मिडल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब में उसके बाद जो है गैसियस मॉलिक्यूल को उसने क्या कर दिया, आयोनाइज कर दिया, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी बात वो कह रहे हैं कि सच रेज आयोनाइज द गैस इन द मिडल ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब, ये भी आपने देख लिया। अच्छा, और जिस तरह से मैंने कहा कि वो जब आयोनाइज कर दिया तो किस तरह से उन्होंने नॉक आउट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, फ्रॉम द गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन से जब वो टकराई रेस तो हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट कर दिया, नॉक आउट कर दिया। एज रिजल्ट क्या हुआ, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन इस तरह की फॉर्म में था, लेकिन जब रेस टकराई, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ और रेस कैथोड से एनोड जाना स्टार्ट हो गई, और जब हाइड्रोजन से इन द मिडल ऑफ कैथोड टकराई तो वो हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया और इलेक्ट्रॉन अलग हो गया, ठीक है। तो वो यही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसने नॉक आउट कर दिया, इसके रिजल्ट में क्या हुआ, जो पॉजिटिव आयन है ना ये प्रोड्यूस हो गया, ये पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो गया ना। अब ये स्टार्ट करेगा किसकी तरफ स्टार्ट करेगा, मूविंग टुवर्ड्स परफोरेट कैथोड, ये जाएगा परफोरेट, क्योंकि कैथोड कौन सी, परफोरेट कैथोड जो है इस पर कौन सा चार्ज है, इस पर जो चार्ज होता है वो कौन सा है, जल्दी से बताएं मुझे। इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, और ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्शन होगी। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव है, और एनोड जो था वो क्या है, वो पॉजिटिव है, तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन और कैनाल रे या पॉजिटिव रे की डिस्कवरी हुई, ठीक है, सिंस दीज रेस पास थ्रू द कैनाल्स। और अब देखेंगे जो जिस तरह से मैंने कहा ये जो आयन प्रोड्यूस हुआ है ये जाएगा कैथोड की तरफ मूव करेगा, परफोरेट कैथोड की तरफ मूव करेगा। अब परफोरेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कैथोड जो है ना उसमें इस तरह से परफोरेशन है, परफोरेशन मीन कैनाल्स बनी हुई है, कैनाल्स है ना, परफोरेशन के लिए कैनाल्स के लिए कैथोड में, तो ये आयन जो है ना वहां से पास करके इस परफोरेशन के थ्रू पास करके पीछे जा रहे हैं, जहाँ पे वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं जब वो जिंक सल्फाइड कोटिंग से टकरा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो परफोरेशन से पास कर रहे हैं, तो इस वजह से इस रेस को हम कैनाल रेस भी कहते हैं, पॉजिटिव रेस को, क्योंकि कैनाल स्मॉल होल्स जो बने हैं कैथोड रे में,
ठीक है। कैथोड, कैथोड जो प्लेट है उसमें जो स्मॉल होल बने हैं वहाँ से जो पॉजिटिव आयन जा रहे हैं, ठीक है, और पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग से टकरा रहे हैं, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रही है। मीन बेसिकली ये जो आयंस है ये इस कैनाल से पास कर रही है स्मॉल होल से, तो इस वजह से हम पॉजिटिव रे को कैनाल रे इसी वजह से कहते हैं, क्योंकि वो स्मॉल होल से वो आयंस पास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वही लिखा है कि भाई इस वजह से हम कैनाल रे कहते हैं। लेटर दे आर कॉल्ड, बाद में इनको जो है ना पॉजिटिव रे कहा गया, ठीक है, बाद में इनको पॉजिटिव रे कहा गया, क्योंकि हमने देखा कि यार वो कैथोड रे की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, तो इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इनको हम पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं, कैनाल रेज भी कह सकते हैं, बिकॉज पॉजिटिव रे क्योंकि बिकॉज दे कह रही पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और क्यों कहा अभी मैंने 2-3-4 दफ़ा बता दिया, क्योंकि कैथोड नेगेटिव प्लेट थी, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल पॉजिटिव होंगे जब भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ठीक है। सो ये सारा कुछ था। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज देख लेते हैं, ठीक है। हमने डिस्कवरी देख ली। अब हमने क्या देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड क्या है, वो ट्रेवल करी थी स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर टू द एनोड सरफेस। ये भी आपने दे कैन बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देयर डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स कैथोड। अब आपने खुद देखा कि वो डिफ्लेक्टेड हो रही थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड से, और वो क्या हुआ कि वो जो डिफ्लेक्शन थी वो किसकी तरफ थी, कैथोड की तरफ थी। जब इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो जो पॉजिटिव आयन थे वो डिफ्लेक्ट हुए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू डिफ्लेक्ट हुए, और वो डिफ्लेक्शन जो है वो कैथोड की तरफ जाना स्टार्ट हो गई, ठीक है। शोइंग क्यों ये जो पॉजिटिव आयन, मैंने जैसे कहा कि पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो गया, अभी पॉजिटिव आयन जो है उस इलेक्ट्रिक करंट की बदौलत ये क्या हुई, डिफ्लेक्ट होना हो गए, स्टार्ट हो गए, किसमें, परफेक्ट कैथोड की तरफ जाना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्शन है आयंस की टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है, एक तो ये चार्ज शो कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव आयन है, ठीक है। सो इस तरह से ये कह रहे हैं कि ये डिफ्लेक्ट हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी, ठीक है। और ये प्रोड्यूस कर रही थी फ्लैशेज। यहाँ पे मैंने बताया था ना कि वो जो ट्यूब की जो लास्ट सरफेस थी ना, वहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी थी, जिस तरह से हमें घर में वाइट बल्ब होते हैं, ठीक है। तो जो भी वो पार्टिकल जब आयन जो है उस पर टकराए उस जिंक सल्फाइड कोटिंग पे, तो उसने जिंक सल्फाइड कोटिंग को एक्साइट कर दिया। जब वो एक्साइट हो गए तो डी एक्साइटेशन के थ्रू उससे जो है डी एक्साइटेशन के थ्रू उसने रेक करना स्टार्ट कर दिया। जब उसने रेक किया, उसने पार्टिकल को प्रोड्यूस किया, तो वहाँ पे फ्लोरेसेंस चमक प्रोड्यूस हो गई, ठीक है, चमक प्रोड्यूस हो गई बिसाइड कैथोड, परफेक्ट कैथोड, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चला कि ये जो है पार्टिकल है जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दियर चार्ज टू मास रेशो स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन। अब आपने याद रखना है कि इसका जो चार्ज टू मास रेशो स्मॉलर होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से। अभी मैंने ऊपर बताया था ना कि डिस्चार्ज ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस को यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका चार्ज टू मास रेशो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जिस भी गैस का चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगा डिस्चार्ज ट्यूब में वो यूज़ होगी। चार्ज टू मास रेशो किस तरह से ज़्यादा होगा, जिस भी गैस का मास कम होगा उसकी चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगा, जैसे हाइड्रोजन का मास कम है। तो अब इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में बता रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो है जिसका मास कम होगा उसका क्या होगा, उसका चार्ज टू मास रेशो ज़्यादा होगा। तो हमने देखा कि जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का कम है, ठीक है, और प्रोटॉन का क्या है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है। तो जब प्रोटॉन का मास ज़्यादा होगा तो उसकी चार्ज टू मास रेशो कम होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास क्योंकि कम है तो इसकी जो चार्ज टू मास रेशो है वो क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। लेकिन प्रोटॉन का क्या है, प्रोटॉन का मास क्या है, अगर मैं कलर चेंज करूँ तो प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, तो इसकी चार्ज टू मास रेशो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो ये बात नोट कर लें आप अपने पास, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना यहाँ पे इस वजह से मेंशन है कि देयर चार्ज टू मास रेशो, यहाँ किसकी बात हो रही है, एनोड रे मतलब प्रोटॉन की बात हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से कह रहे हैं कि प्रोटॉन का चार्ज टू मास रेशो स्मॉलर होता है किससे, इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और क्यों स्मॉलर होता है, क्योंकि प्रोटॉन का जो मास होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और हमने देखा कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसकी चार्ज टू मास रेशो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का क्योंकि मास कम है तो उसकी चार्ज टू मास रेशो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। और ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पहले भी कि किस तरह से क्या होता है। जब भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ज़्यादा होती है तो और उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, कम आता है। जिस तरह से मास ज़्यादा है प्रोटॉन का, तो जब ये मास ज़्यादा होगा, डिनोमिनेटर में ये ज़्यादा वैल्यू होगी, तो और उसकी जो चार्ज टू मास रेशो आपने खुद देखा कि ये क्या हो गई, इसकी कम हो गई, ठीक है, प्रोटॉन का। जबकि जिस तरह इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो जब कम चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में आती है तो और जो है आंसर वो ज़्यादा आता है, तो चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा ही एमसीक्यूज आते हैं, इस वजह से बार बार बता रही हूँ। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें वही लिखी हुई है कि कितना मास प्रोटॉन का ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, ये आपने याद रखना है, 1837 टाइम्स मोर देन डेटन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना वो 1837 या
1836 भी किसी बुक्स में मेंशन है, ठीक है। तो ये एक ही बात है, 1836 आ जाए, 1837 टाइम्स आ जाए, तो मास ऑफ प्रोटॉन जो ना 1837 या 1836 टाइम मोर देन डेटन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इतना ज़्यादा है मास, ठीक है। द देयर चार्ज, ये जो ऊपर लिखा है यही लिखे, देयर चार्ज टू मास रेशो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। जिस तरह से मैंने कहा कि हर गैस का जो है चार्ज टू मास रेशो डिफरेंस होता है, तो इस वजह से जो चार्ज टू मास रेशो होता है ना, वो क्या होता है, वो डिपेंड्स करता है कि भाई कौन सी नेचर है गैस की, ठीक है। द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो जो ऑब्टेन होता है, जिस तरह से मैंने कहा कि हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशो किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका मास क्या होता है, कम होता है, ऊपर ही बता दिया मैंने, ठीक है। और वो किस में प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन के डिस्चार्ज ट्यूब में, इसी वजह से हम इसको प्रेफर करते हैं, और यही हाइड्रोजन गैस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है कि किसका हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होता है, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन गैस का होता है, ठीक है। और चार्ज टू मास रेशियो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, और प्रोटॉन कितने टाइम्स हैवियर है, 1837 या 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब ये देखें, the charge on the positive particle of hydrogen gas are measured if it was found that the charge on each particle is equal to the charge on electron। अच्छा, अब आप ये याद रखें कि जो पॉजिटिव पार्टिकल है ना हाइड्रोजन गैस का, वो उसको मेजर किया गया, ठीक है। मतलब जो पॉजिटिव पार्टिकल है हाइड्रोजन गैस का, उसको जब हमने मेजर किया तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि जो चार्ज होता है ना ईच पार्टिकल का जो चार्ज है वो इक्वल होता है किसके, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन के। ये आपने याद रखना है कि जो चार्ज है हर पार्टिकल का जो चार्ज है वो इक्वल होता है किसके के चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम, ये है ना इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो हमने जब पता लगाया, हमने पॉजिटिव पार्टिकल जो था ना हाइड्रोजन गैस का, जब हमने उसको मेजर किया, जो पॉजिटिव पार्टिकल हाइड्रोजन गैस का आया था ना इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के बाद, जब हमने उसके चार्ज को मेजर किया तो हमें मालूम हुआ कि हर पार्टिकल के चार्ज जो है ना वो किसके इक्वल होता है, वो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज यही है और प्रोटॉन का भी चार्ज यही है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड सेम है, और प्रोटॉन की भी मैग्नीट्यूड चार्ज यही है, लेकिन बस फ़र्क क्या होगा कि ये नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, और प्रोटॉन के लिए यही चार्ज पॉजिटिव होगा, ठीक है। चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों के लिए सेम है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी प्रोटॉन के लिए, जो कि किसके इक्विवेलेंट है, चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, ठीक है। लेकिन बस फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल है तो नेगेटिव चार्ज होगा, और प्रोटॉन की पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये बात तो मैंने आपको बता दी कि चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मैग्नीट्यूड सेम है, जो कि 1.6 एक्सपोनेंट -19 है। बस फ़र्क ये है क्योंकि ठीक है चार्ज सेम है, क्योंकि हम नेगेटिव पॉजिटिव शो नहीं करते हैं, बता दें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो हम जस्ट चार्ज की वैल्यू लिखते हैं, जो ये कितनी है 1.6 एक्सपोनेंट -19, क्योंकि हमने प्रूफ किया है, बाकायदा फाउंड किया है कि हर पार्टिकल का जो चार्ज है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये भी आ सकता है एमसीक्यूज में कि हर पार्टिकल का चार्ज किसके चार्ज के इक्वल होता है, तो आपको पता होना चाहिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के, मीन इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज यही है, प्रोटॉन का भी चार्ज यही है, ठीक है। क्योंकि साइन हम बेसिकली लिखते नहीं है, लेकिन अगर साइन आ भी जाए, मतलब आप लोग कहेंगे कि मैम किस तरह से कि दोनों की चार्ज की वैल्यू सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली है तो आप चाहे तो -1.6 -19 शो कर सकते हैं। उस तरह से प्रोटॉन क्योंकि पॉजिटिव है तो आप इसको इस वैल्यू के साथ पॉजिटिव लगा ले, ठीक है। तो ना भी लगाए, क्योंकि नहीं लगाते, मोस्टली नहीं लगाते, क्योंकि चार्ज सेम होता है, नेगेटिव पॉजिटिव तो हमें पता ही होता है, ठीक है। सो ये सब कुछ था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब रदरफोर्ड ने क्या किया, हैज़ कंक्लूडेड दैट द लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड कॉल इट्स प्रोटॉन। अब जैसे मैंने कहा कि हाँ, हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में जो यूज़ करने का मकसद, एक तो चार्ज टू मास रेशो उसकी ज़्यादा है ना, क्योंकि मास हाइड्रोजन का कम है। दूसरी वजह ये है कि देखिए हाइड्रोजन के पास जो है ना एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उस गैस से, तो हाइड्रोजन के साथ जब रेस टकराती है जो कैथोड रे से आ रही होती है, तो जब वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर लेती है और इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाता है, तो एक प्रोटॉन ही बचता है, ठीक है, एक प्रोटॉन ही बचता है। तो इस वजह से रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि जो लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल है ना, सबसे लाइटेस्ट, सबसे हल्का जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो हमारा क्या है, वो हमारा हाइड्रोजन वाला है। क्या है वो, हमारा हाइड्रोजन गैस वाला है, क्योंकि देखिए इसमें एक ही प्रोटॉन है, इसमें आपने देखा सिर्फ एक ही प्रोटॉन बच रहा है। तो जब एक ही प्रोटॉन है तो खुद सोचे कि लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल जो हमें ऑब्टेन होगा वो किससे होगा, वो हमें हाइड्रोजन गैस से होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जब नॉक आउट हो जाएगा तो प्रोटॉन एक बचेगा। तो इस वजह से रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि भाई लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल जो हमें ऑब्टेन होता है वो हाइड्रोजन गैस से होता है,
ठीक है। और इस वजह से हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन को हम प्रोटॉन इसी वजह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, अब सिर्फ एक प्रोटॉन बचे, तो हाइड्रोजन आयन को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव आयन। ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव आयन यही है। ठीक है, सो ये भी हमसे क्यों जा सकता है कि लाइटेस्ट पॉजिटिव पार्टिकल कौन सा है, हाइड्रोजन है। किसने कंक्लूड किया था, रदरफोर्ड ने। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। इसके बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता है ना, ये वो टॉपिक है जिसमें बच्चे हमेशा से कंफ्यूज होते हैं, हमेशा से। क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि कोचिंग में उस लेवल पे पढ़ाया ही नहीं जाता बच्चों को। अब वो समझते हैं कि बच्चों को आता है, पहले पढ़ चुके हैं, और मुझे पता होता है कि जो है ना भूलते रहते हैं बच्चे, क्योंकि इंसान है, भूलता रहता है। तो मैंने जिस तरह से भी समझाया, तो 100% कि आपके इसमें से जितने भी इंटर टेस्ट में MCQs आएंगे वो कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर आपने ये लेक्चर सही से नोट किया है, सही से सुना है, तो कभी भी आप इसमें अटकेंगे नहीं। आप धड़ाधड़ कोई भी आपसे सवाल पूछे, हमने डायरेक्ट आंसर कर देना है। ठीक है, मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मेरी सांस में मैंने पढ़ा दिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांक क्वांटम थ्योरी, ठीक है, ये पर करेंगे। ये वाले पता है इसमें से MCQs आते हैं जो ऊपर मैंने पढ़ाया है, बच्चे गलत करके आ जाते हैं क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। इसमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है ना, अभी आपने खुद देखा कि इसमें कितनी सारी चीज़ें सिमिलर थी, जिसको मैंने अलग अलग से एक्सप्लेन किया और फिर डिफरेंट भी बताया कि भाई इस चीज़ में ये डिफरेंट है, इसको यूज़ करने से ये होता है। कितने अच्छी तरीके से मैंने बताया ना। तो अगर आप लोगों को पसंद आया तो एक लाइक तो कर दें, ठीक है, एक लाइक तो यार कर ही दें। ठीक है, एक लाइक कर दे जल्दी से। ठीक है, जिस तरह से मैंने पढ़ाया और डिफ्रेंशिएट करके बताया। ठीक है, और शेयर लाजमी कर दें। ठीक है, और सब्सक्राइब लाजमी कर दें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि देख रहे होते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे होते हैं। आई डोंट नो, वो मेरी वर्किंग, मेरी मेहनत से शायद सेटिस्फाई नहीं है। ठीक है, सो मुझे अपनी दुआ में खासकर याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो हमारा प्लांक क्वांटम थ्योरी पे होगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे दुआ में खासकर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, ओके, बाय।